किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। 93 मिलों ने शुरू की गन्ने की पेराई, खेती के कर्ज से कटेगी किश्त। शहद उत्पादन के लिए तलाशें फूलों वाले क्षेत्र, खुलेंगे कृषक सेवा केंद्र और गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित। और अब समाचार विस्तार से। चालू पेराई सत्र में 93 चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई शुरू कर दी है। ये जानकारी प्रमुख सचिव गन्ना व चीनी उद्योग ने दी है। उन्होंने बताया कि इसमें 20 सहकारी चीनी मिल संघ की और एक राज्य चीनी निगम की है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 320.51 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है, जिससे 28.04 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही गन्ना किसानों की शिकायतें दर्ज कराने के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। गन्ना आयुक्त कार्यालय में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है, जिसका नंबर है 052222077722। इस टेलीफोन नंबर पर की गई शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। खेती के लिए बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज में से ही फसल बीमा की किश्तें काट ली जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत लिए जाने वाले कर्ज पर ये प्रावधान लागू होगा। कर्ज लेकर की जाने वाली खेती का बीमा कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आपदाओं से किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। किसान आय बीमा योजना में किए गए विभिन्न संशोधनों में इसे शामिल किया गया है। बीमा योजना में फसलों के नुकसान के आकलन की इकाई को और सीमित कर दिया गया है। आकलन के लिहाज से छोटी इकाई ब्लॉक की बजाय अब ग्राम पंचायतें होंगी। इससे वास्तविक पीड़ित किसानों को लाभ होगा और बीमा कंपनियों के आर्थिक क्षति की आशंकाएं भी कम हो जाएंगी। उद्यान विशेषज्ञों ने मौन पालकों को सलाह दी है कि अगले 2 महीनों में मधुमक्खियों पर विशेष ध्यान दें और शहद उत्पादन के लिए फूल वाले क्षेत्र तलाश करें। उन्होंने कहा कि दिसंबर व जनवरी में लाही व यूकेलिप्टस के फूलों से पराग और पुष्पों से रस की प्राप्ति होती है, जिसका भरपूर लाभ लेने के लिए पहले से ही क्षेत्र का चयन कर लें। विशेषज्ञों ने कहा कि मौन वंशों का समय से माइग्रेशन कर मधु एवं मौन वंश संवर्धन का पूर्ण लाभ लेने के लिए मौन वंशों में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं लगने वाली बीमारियों पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि प्रदेश में शहद का व्यावसायिक एवं गुणात्मक उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि स्थान का अभाव होने पर यथा आवश्यक मौमी छत्ताधार मौन वंशों को वहां पर सुलभ करा दें और काली पीली सरसों में 10% फूल खिल जाने पर मौन वंशों का माइग्रेशन अवश्य करा दें। मौन ग्रहों के तलपट एवं संबंधित उपकरणों को पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा से प्रति माह धुलाई करें। साथ ही इन पर सफेद पेंटिंग कराकर लाल रंग से इन पर मौनालयवार मौन वंश संख्या अंकित करें। अधिक सर्दी में मौन वंशों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनका प्रवेश द्वार छोटा किया जाए तथा टॉप कवर के नीचे जूट का बोरा रखकर मौन वंशों का तापक्रम नियंत्रित रखें तथा इन्हें ठंडी हवाओं से बचाएं। मौन वंशों को माइट के प्रयोग से बचाने के लिए मौन ग्रहों को धूप में सुखाकर मौन वंशों को बदलते रहें। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी PCF ने अब प्रदेश के सभी ब्लॉकों में कृषक सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सभी 820 ब्लॉकों में से अभी केवल 501 ब्लॉकों में ही ये केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों पर किसानों की जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराने की योजना है। PCF ने आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता से प्रस्तावित 319 नए केंद्रों के लिए स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है। धान व गेहूं खरीद के सीजन में इन केंद्रों को क्रय केंद्र भी बनाया जाता है। इसके अलावा इन केंद्रों पर खाद, बीज और फसलों पर इस्तेमाल होने वाले रसायनों की बिक्री होती है। योजना यह है कि कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाला हर सामान किसानों को इन्हीं केंद्रों से मिल जाए। प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2015-16 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गेहूं हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही राज्य सरकार ने भी 1450 रुपये प्रति क्विंटल ही गेहूं का मूल्य घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य
1350 रुपए था। इस बार केंद्र की तरफ से भी समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने भी इसे बढ़ाते हुए 1450 रुपए घोषित कर दिया है। और अब किसान भाइयों, हम लोग बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते में की जाने वाली कृषि गतिविधियां। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक वर्षा न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले सिंचाई करें। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद ही उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए गेहूं की बुवाई हेतु तैयार खेतों में ओट आ गई हो तो उसमें गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल 35 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक वर्षा न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले सिंचाई करें। सरसों में पेटेंट बग की निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप अधिक हो तो नियंत्रण के लिए कार्बरिल 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आलू के पौधों की ऊंचाई यदि 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तो उनमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूरी है अथवा बुआई के 30 से 35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न करें। साथ ही जो किसान भाई आलू की फसल लेना चाहते हैं, वे पछेती प्रजातियों का चयन कर बुआई करें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए हम लोग जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान शाहजहांपुर मंडी में 1200 रुपए, नौगढ़ में 1360 रुपए, सीतापुर में 1360 रुपए और हरदोई में 1366 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2000 रुपए, नौगढ़ में 1940 रुपए, सीतापुर में 2100 रुपए और हरदोई में 1960 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहांपुर मंडी में 1460 रुपए, नौगढ़ में 1465 रुपए, सीतापुर में 1460 रुपए और हरदोई में 1435 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अगर हम लोग चने की बात करें तो चना शाहजहांपुर मंडी में 3270 रुपए, नौगढ़ में 3530 रुपए, सीतापुर में 3513 रुपए और हरदोई में 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो शाहजहांपुर मंडी में मसूर 5065 रुपए, नौगढ़ मंडी में 4860 रुपए, सीतापुर में 5260 रुपए और हरदोई में 5300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से उत्पादन तो अच्छा प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैविक खाद से किस तरीके से जो है हम खेती करें ताकि हमें अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो और हमारी भूमि भी जो है वो उसकी उर्वरा शक्ति वो मजबूत हो। आज के अंक में इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम शंकरपुर माल मलिहाबाद से श्री रवि मिश्र जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि खेती किसानी करते हुए किस तरीके से खेती करनी है और जैविक खाद का किस तरह से प्रयोग करना है, प्राकृतिक तौर पर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम खेती किसानी कैसे करें, इस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैविक जो खेती है वो है क्या? आजकल हम रासायनिक दुष्प्रभावों को देखते हुए जैविक खेती हमारी कोई अलग खेती नहीं है, परंपरागत खेती है और प्राकृतिक ढंग से जो खेती हो उसे जैविक खेती कहते हैं। रासायनिक खादों से मुक्त खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनको आप जैविक खेती खाद के माध्यम से आप जो है उत्पादित करते हैं? जैविक खेती, जैविक पद्धति से सारी खेती की जा सकती है। कृषि और बागवानी दोनों प्रकार की, फल फूल और धान, उड़द, मूंग, गेहूं, ये सारी खेती की जा सकती है जी। तो जैविक खाद का जो उत्पादन की अगर बात करें तो कैसे बनाते हैं उसको खेतों में प्रयोग करने के लिए? जैविक खाद हमारा और कुछ नहीं करना है, परंपरागत पहले तो जो जैसे आपने कहा कि जैविक खेती और जैविक पद्धति से बनी खाद कैसे प्रयोग करते हैं। बगैर गाय के हमारा जैविक खेती अधूरी है। कहने का मतलब है पशुपालन पहले भी था, आज भी है। और इसके लिए प्रमुख रूप से हमें 3 बातों का मुख्य ध्यान रखना है: देसी खाद, देसी बीज और देसी गाय। और देसी गाय के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, वो भी भारतीय केचुए की सहायता से। उसके लिए हम 2x3 का गड्ढा जालीनुमा बना के और उसमें गोबर को डाल के, और वो भी सड़ा हुआ गोबर, ताजा गोबर में हमारा केचुआ मर जाता है जी। तो उसके केचुए के द्वारा जो मल मूत्र मल जो त्यागा जाता है उसी को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और खेतों की तैयारी में वो अहम भूमिका होती है जैविक खेती। तो जब आप करते हैं जैविक पद्धति से खेती तो किस तरीके से करते हैं? हमारी जैविक खेती जब हमने शुरुआत की थी 2005 में, तो उस समय ये था कि खेतों में रासायनिक प्रयोग अंधाधुंध हो रहा था। तो हमने अपने खेतों को 3 वर्ष के लिए छोड़ दिया, मतलब बगैर रासायनिक दवाओं के चलते यूं ही छोड़ दिया। और देसी गाय से खाद, जो गांव में घूर खाद है, ढेर खाद है, नाडेप विधि द्वारा खाद है, खाद को डाला हमने। और हरी खाद, ढैंचे और सनाई पहले बुआई की, फिर उसकी जुताई करके और हरी खाद तैयार करके और हमने खेती की शुरुआत की। और ये जो हमारे आपके बीच में एक मिथक है कि जैविक खेती से कम उत्पादन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम वर्ष में थोड़ा कम उत्पादन होगा, द्वितीय वर्ष में उसको हम कवर कर लेंगे और तीसरे वर्ष में हम बिल्कुल बढ़िया सा उत्पादन पैदा कर लेंगे।
बिल्कुल। ये खेती की पद्धति है। मिश्र जी, बहुत पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए तो पता है ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए जानना बहुत जरूरी है। जी। तो जैसे जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, तो रासायनिक उर्वरकों का हमने जैसे पहले ही कहा कि कम से कम प्रयोग करना चाहिए, तो पद्धति से खेती करते समय क्या ना डालें, क्या ना करें? वो इसमें सही आपने कहा, जैविक खेती ही एक पवित्रता से जुड़ी हुई खेती है, परंपरागत, क्योंकि हम प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो रासायनिक खाद से हम दूर रहें, और इसके पहले सबसे पहले हम व्यवहारिक क्रिया करते हैं। व्यवहारिक क्रिया के अंतर्गत हम गर्मियों में गहरी जुताई करें और मेड़ को सही मेड़ की निराई करें, और अपने हम मित्र कीट को बचाएं, शत्रु कीट को नष्ट करके मित्र कीट को बचाएं। ये हमको सावधानी करना है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल रासायनिक खादों पर ध्यान ना दें, और उस खेत के अगल बगल भी हमने सही प्रकार से व्यवहारिक क्रियाएं करके और गहरी जुताई करके उसे खेत को छोड़ देते हैं। मिश्र जी, आपकी बात से बिल्कुल मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्रकृति ने हमें हर चीज दी हुई है। जी, अगर कुछ अच्छी चीजें दी हैं तो उनसे लड़ने के लिए और भी अच्छी चीजें दी हैं। हम प्रकृति का इस्तेमाल करके ही जो है खेती कर सकते हैं। जैसे आपने मित्र कीट की बात की कि हम उनको दवाइयों से भगाने के बजाय हम जो उनके शत्रु हैं उनको भी साथ में लेके चलें तो हम खेती को बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हर तरीके की खेती की जा सकती है जैविक पद्धति से, तो आजकल से गेहूं की बात हम करें तो उसकी अगर खेती करनी तो कैसे करें किसान भाई? गेहूं की खेती में पहले हम खेत की तैयारी, अभी तो गेहूं की खेती जो अगैती बुआई है वो हो चुकी है, मध्य बुआई चल रही है। मध्य बुआई में आप वर्मी कंपोस्ट का थोड़ा सा अधिक प्रयोग करें। जो बीज शोधन हम लोग करते हैं चाहे फसल को बोने के लिए, तो अलग अलग रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो क्या उसमें भी कोई प्राकृतिक तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं शोधन के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैविक खेती के साथ हमें 4-5 संस्कारों की बहुत जरूरत है। वैसे संस्कार तो सब में होते हैं, इसमें भी है कि पहले हम भूमि शोधन संस्कार करें। भूमि शोधन संस्कार हम वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है बीज शोधन संस्कार। तो बीज शोधन संस्कार हम गौमूत्र से बढ़िया कुछ नहीं है, हमने गौमूत्र बनाया भी है, इससे आप शोधन कर सकते हैं। प्रयोग करने किस तरह से प्रयोग करते हैं? बीज शोधन को आप 1 किलो बीज से शुरुआत करते हैं। 1 किलो बीज में 250 ग्राम सिर्फ गौमूत्र और 100 ग्राम देसी घी अगर मिल जाए तो बढ़िया है, और गुड़, तीनों को मिक्स करके और पानी में हम डाल के जिसको सुबह में हम उसे मसल दें हाथों से, बीज एक बीज, और बीज शोधन कर लें, तो ये हो गया बीज शोधन। मिश्र जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान भाई जो है वो घरेलू स्तर पर भी जो है वो जो बीज शोधन कर सकते हैं और प्रकृति की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती कर सकते हैं। आम की बात रहे थे मिश्र जी, तो उसमें जैसे जो कीट लग जाते हैं या फिर उसमें बीमारी लग रही है आजकल बचाव के लिए, जैसे तनाछेदक भी है वो अगर लग गया, तो अगर उससे बचाव करना है या फिर कोई नई प्रजाति बोए ताकि इन सब चीज़ों से बचाव, तो कैसे करें वो? आप एक अहिंसात्मक खेती, जैविक खेती का मतलब ही एक अहिंसात्मक खेती, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, आप प्राकृतिक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप कुछ ना करें, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है और खुद हमने इसका प्रयोग किया है कि पेड़ में जो तना छेदक है जिसे स्टेम बोरर कहते हैं या हम अपने गांव की भाषा में गर्रा बोलते हैं, वो राउंड करके खाता है। तो अच्छा, उसकी एक पहचान होती है कि जहां पे खाता है वहां पे अपना मल त्याग देता है, उसकी पहचान ये है। तो हम जो साइकिल की तीली है उससे पहले हम उसे साफ करें। साफ करने के बाद हम गुड़ को उसके अंदर गीला करके लगा दें, गुड़ को, या इंजेक्शन से हम मार दें, और वहां से और मिट्टी तक हम ले आएं मिठास को। और आप किसान भाई आराम से घर में सोइए, हमारी चींटी जो हैं किसान मित्र रूप में सहायक हैं, वो उसे खींच के सुबह आपके सामने कर देंगी, और अगर वो ऐसे काट के निकाला जाएगा तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा पेड़ सूख जाता है। इससे बढ़िया कोई फार्मूला नहीं है, इसे स्टेम बोरर निकालने के सबसे बेहतर फार्मूला है। मतलब आप जो कार्य करने के साथ साथ जो वैज्ञानिक पद्धतियां उनका भी इस्तेमाल करें, लेकिन प्राकृतिक स्तर पर जो है, जैसे आपने बोला था कि जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है किसान भाई जो है खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी बहुत आवश्यक है। आपने जैसे बताया कि गाय का जो गोमूत्र है और उसका गोबर है वो कितना ही महत्व है जैविक खाद बनाने के लिए, और क्या क्या महत्वता है हम जानना चाहेंगे आपसे। गाय के बारे में जो आपने कहा, तो पंचगव्य में सभी कुछ है। ये आप समझिए कि दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर जो कुछ है सब इनमें है। आप कीटनाशी रूप में गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर का प्रयोग आप कर सकते हैं,
और जो पंचगव्य से बने हुए पंचगव्य खाद भी होती है, वो खाद भी बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल मिश्र जी, बिल्कुल आपने आज प्राकृतिक रूप से चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यानी जैविक पद्धति से हम खेती करें तो एक उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होगा, साथ ही साथ जो है जो भूमि की उर्वरता वही बरकरार रहेगी और जो आम इंसान है, मनुष्य है, वो उसका भी स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान लगभग 27 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अधिकतर जगहों पर मौसम साफ रहा और दिन में औसत धूप खिली रही। सुबह के समय अधिकांश स्थानों पर आसमान पर धुंध छाई रही व कोहरा देखने को मिला। इस दौरान हवा की औसत गति 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो पूर्वाह्न को ज्यादातर शांत और अपराह्न को उत्तर पश्चिम दिशाओं से रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में सुबह हल्का लेकिन रात में घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से धूप निकलने के बावजूद ठंड रहेगी, साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। जहां एक ओर सुबह के समय धुंध रहेगी, वहीं दिन में हल्की धूप देखने को मिलेगी। प्रदेश के सभी अंचलों में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी। किसान भाइयों को सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुवाई हेतु तैयार खेतों में पलेवा तथा उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। पलेवा के बाद यदि खेत में ओट आ गई हो तो उसमें गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरपाइरीफॉस 20 EC को 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इस मौसम में मिलीबग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने के लिए किसान भाई जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। जिन किसान भाइयों की टमाटर, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है, वो मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। इस सप्ताह किसान भाई सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को हटाएं। 15 से 25 दिन की सब्जियों में नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा का छिड़काव करें। तापमान को देखते हुए पशुओं की उचित देखभाल करते रहें। आवश्यकता होने पर पशुओं पर झूल डालें और रात में उन्हें बंद स्थानों पर रखें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।